सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इग्नो हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे 31 से और 60 क्वेश्चन तक FST 01 MCQ क्वेश्चंस। और पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर FST 01 के 1 to 30 क्वेश्चंस करे थे। जिन भी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ देख सकते हैं आप जाके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। और वो ऑल वाला जो नोटिफिकेशन बेल है वो ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आ सकें, और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन, वो क्या है, 5 टेक्निकल इनोवेशंस ऑफ मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया के दौरान 5 टेक्निकल इनोवेशंस क्या क्या हुए थे। तो पहला है यहाँ पर पेपर मैन्युफैक्चर शुरू हो गया था। डिस्टिलेशन मतलब जो लिक्विड को साफ़ करने का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो चुका था। वीविंग बुनाई का काम शुरू हो चुका था। बेल्ट ड्राइव और गियरिंग जो है यहाँ पर किसी चीज़ की किसी भी चीज़ की स्पीड को घटाया बढ़ाया जा सकता है बेल्ट ड्राइव या गियरिंग की मदद से। ठीक है, बेल्ट ड्राइव जैसे चरखे में आप देखते हैं पट्टी होती है, उसकी वजह से हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं ना घुमा के। और गियरिंग मतलब जो साइकिल्स में आप देखते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये बेल्ट ड्राइव और गियरिंग के एग्जांपल हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, विच बुक वाज रिटन बाय इब्न अल हैथम। इब्न अल हैथम ने कौन सी किताब लिखी थी, ऑप्टिकल थेसॉरस। ऑप्टिकल थेसॉरस जो है एक आँखों के ऊपर जो है किताब थी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस किताब है। फिर यहाँ पर 33 क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़। बीमारी में जो डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस ये जो वर्ड होते हैं इनका मतलब क्या होता है। प्रोग्नोसिस इज अ गेस एज टू द आउटकम ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे कि अगर कोई बीमार है तो वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो आपको सिर्फ देख करके, आपके सिम्टम को देख करके वो सिर्फ एक अंदाज़ा लगाता है, तो वो हो गया आपका प्रोग्नोसिस। अ डायग्नोसिस इज एक्चुअली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड गिव इट अ नेम सच एज डिप्रेशन एक्सेट्रा। और डायग्नोसिस क्या होता है, किसी चीज़ का इलाज करना। जैसे डॉक्टर है आपका, आपको देखा, उसको अंदाज़ा हुआ, लेकिन आपको उसने चेक करा तो फिर आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई और फिर उसने आपको बताया कि भाई आपकी जो बीमारी है इसका नाम ये है, डिप्रेशन है या दूसरी कोई बीमारी है। तो डायग्नोसिस मतलब उसका इलाज, ठीक है। फिर यहाँ पर 34 क्वेश्चन, विच मेथड यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल्स दैट स्टिल प्रोसेस कार्बन। किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल जिस डेट स्टिल प्रोसेस कार्बन, अगर उसके हमें डेट फाइंड करनी है, मतलब कोई भी फॉसिल है जो कि बहुत ही लाखों या हज़ारों साल पुराना है, तो उसकी डेट हम कैसे पता करेंगे कि वो कितना साल पुराना है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से हम उसको करते हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन है, वाई द टेम्परेचर ऑफ वीनस इज़ हाई कम्पेयर टू मरकरी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि वीनस का जो टेम्परेचर है वो मरकरी से ज़्यादा हाई है, जबकि मरकरी जो है ज़्यादा पास है सन के। ऐसा इसलिए है क्योंकि मरकरी का कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर ही जो है हीट को ट्रैप कर पाता है, ठीक है। वरना जो है जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, जैसे मरकरी में एटमॉस्फेयर नहीं है, तो सन रेज जाएंगी और टकरा के वापस चली जाती हैं, तो रुकती नहीं है वहाँ पर। लेकिन वीनस में क्या है कि वहाँ पर जो है थिक एटमॉस्फेयर है, मतलब वहाँ पर जो है मोटी एक चादर एक तरीके से हवा की, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है और कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब जहरीली गैसें ज़्यादा हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जिसकी वजह से जो है वहाँ पर जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है, और जिसको हम कहते हैं ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन वीनस। तो जब ट्रैप हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट उसको कहते हैं, तो ये इसका कारण है। फिर 36 क्वेश्चन, डिफाइन ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है, फाइनल स्टेज ऑफ मैसिव स्टार ड्यू टू एवोल्यूशन। मतलब सिंपल भाषा में अगर इसको हम कहें कि कोई बड़ा जो सितारा होता है, स्टार होता है, तो वो एवोल्यूट होता रहता है, चेंज होता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है, और जब फाइनल स्टेज में जब वो पहुंच जाता है तो वो मर जाता है, एक तरीके से डाई हो जाता है। तो स्टार भी डाई होते हैं, और जब वो मर जाता है तो क्या बनता है, ब्लैक होल, ठीक है। फिर यहाँ पर 37, ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ इन पास्ट जियोलॉजिकल पीरियड्स इज कॉल्ड। वो साइंस की ब्रांच जो कि प्लांट और एनिमल्स को स्टडी करती है, उनके पास्ट जियोलॉजिकल पीरियड्स के बारे में, मतलब जो बहुत ही पुराने जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, सो उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं प्लांटियोलॉजी, ठीक है। सो ये ब्रांच ऑफ साइंस है। फिर यहाँ पर 38, द मिलर कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर द
मिलर जो है एक फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करा था टू प्रोवाइड एविडेंस। किस चीज़ का एविडेंस के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था? केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इस चीज़ के लिए केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ मतलब उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहा था कि जो ऑर्गेनिज़म है वो उनका जो केमिकली एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ था। ठीक है, तो ये देखने के लिए उन्होंने जो है ये एक्सपेरिमेंट करा था और एविडेंस जुटाने के लिए करा था। फिर यहाँ पर 39 क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ ग्लोब्यूलर क्लस्टर? कॉम्पैक्ट ग्रुप ऑफ सेवुलर मिलियन स्टार्स। तो बहुत सारे जब लाखों स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोब्यूलर क्लस्टर। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40, डिफाइन सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या होता है? एक्सप्लोजन ऑफ मैसिव स्टार्स। जो बहुत ही बड़ा सितारा जब एक्सप्लोड करता है, जब फटता है, तो उसमें से बहुत ज़्यादा ह्यूज एनर्जी निकलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। फिर है व्हेन वाज प्लूटो डिस्कवर्ड एट द राइट प्लेस इन द स्काई। प्लूटो जो है एक ऐसा प्लैनेट है जिसको डिस्कवर करने के लिए काफ़ी टाइम लग गया था एक तरीके से, और उसकी जो एग्जैक्ट प्लेस थी स्काई के अंदर वो कब पता चला था? 1916 में। ठीक है, 41 क्वेश्चन है, डिफाइन बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या थी? बहुत ही फेमस थ्योरी है और अंतरिक्ष कैसे मतलब स्टार्ट हुआ इसके ऊपर अभी भी लोग पूरी तरीके से सहमत नहीं थे, बट ज़्यादातर जो साइंटिस्ट है वो बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं। क्या कहती है? इट स्टेज दैट यूनिवर्स स्टार्ट विद अ ह्यूज एक्सप्लोजन। कि यूनिवर्स जो स्टार्ट हुआ है वो ह्यूज एक्सप्लोजन की वजह से स्टार्ट हुआ है। मतलब पहले एक तरीके से आप समझ लो एक बॉल थी, मतलब पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ समझ लो एक खाली जगह में एक बॉल थी और उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी थी और वो फट गया, वो बॉल जो है फट गई और वो फिर क्या बन गई? जब फट गया तो वो यूनिवर्स के रूप में जो है बदल गया, जो आज हम देख रहे हैं। तो ये बिग बैंग थ्योरी है। तो थोड़ा सा अजीब है कि बॉल के अंदर एक मतलब इतनी एनर्जी जो है फट गई और पूरा यूनिवर्स जो है यहाँ पर बन गया। और दूसरी चीज़ एक और ये है कि यूनिवर्स आपको पता ही होगा कि अभी भी क्या है, वो मोशन में है, मतलब मूव कर रहा है, अभी भी यूनिवर्स हमारा फैल रहा है। तो कभी भी जब वो एक्सप्लोजन हुआ होगा तो तब से और अब तक वो अभी भी फैल रहा है। फिर है 42 क्वेश्चन, नेम द मेथड्स यूज्ड फॉर एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करे गए हैं या करे जाते हैं अभी भी? तो मतलब कि यूनिवर्स के अंदर क्या है, क्या चीज़ नहीं है, तो इसके 4 मेथड्स हैं। पहला है ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी। ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी मतलब यहाँ पर कि जो टेलीस्कोप वगैरह से नज़र रखते हैं हम, ठीक है, स्टडी करते हैं यूनिवर्स की, तो उसको ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी की अंतरिक्ष से बहुत सारे सिग्नल्स जो है मिलते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की। कहीं जो स्टार है एक्सप्लोड कर रहा है तो वहाँ से वेव निकल रही है, तो उसको स्टडी करने के लिए रेडियो एस्ट्रोनॉमी का यूज़ करा जाता है। स्पेस प्रोब्स। स्पेस प्रोब्स मतलब कि ऐसे सैटेलाइट्स भेज दिए जाते हैं जो यूनिवर्स को जो है यहाँ पर सर्च करते रहते हैं, उनको ठीक है जांचते रहते हैं। जैसे कि हमारे भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो खासकर नासा के हैं, ठीक है, इंडिया का आई थिंक नहीं है, तो नासा के हैं, तो 30-30 40-40 साल तक जो है वो अभी भी यूनिवर्स के अंदर घूम रहे हैं, 30-40 ईयर्स हो गए। तो इस तरीके के स्पेस प्रोब्स उनको बोलते हैं, मेथड है जो एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज़ होता है। एंड विजिटर्स फ्रॉम द स्पेस एंड स्पेस ऑब्जर्वेशन। स्पेस ऑब्जर्वेशन मतलब जो सैटेलाइट्स की जो मदद से हम जो यहाँ पर प्लैनेट्स को उनको स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पर अभी सन की तरफ भेजा जा रहा है जो, वो स्पेस ऑब्जर्वेशन में आएगा, ठीक है, और जो मार्स को स्टडी कर रहा है तो सैटेलाइट, तो वो स्पेस ऑब्जर्वेशन में आएगा। तो ये है। फिर यहाँ पर 43 क्वेश्चन, बाय विच मेथड डिस्कवरी ऑफ क्वेसर एंड एंड्रोमेडा गैलेक्सी अकर। किस मेथड से जो है क्वेसर और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का डिस्कवरी हुई थी? क्वेसर मतलब एक स्टार लाइक ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पर है, वो चमकता बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है गैलेक्सी है, जैसे हमारी गैलेक्सी है ना मिल्की वे, वैसे ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। तो वो किसकी मदद से पाई गई थी? रेडियो एस्ट्रोनॉमी की मदद से। फिर यहाँ पर 44, व्हेन वाज नेपच्यून seen at exact position predicted by Gale at the Berlin laboratory। सो नेपच्यून की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो गेल ने प्रेडिक्ट करी थी एट बर्लिन लेबोरेटरी, और वो एग्जैक्ट पोजीशन कब प्रेडिक्ट करी थी? 23 सितंबर 1846 में।
फिर यहाँ पर 45 क्वेश्चन, डिफाइन जोवियन और आउटर प्लैनेट्स। जोवियन और आउटर प्लैनेट्स को क्या कहते हैं, मतलब क्या होते हैं ये। सो जुपिटर, सैटर्न, नेपट्टून, प्लूटन, यूरेनस, ये सब क्या है हमारे आउटर प्लैनेट या फिर कह सकते हैं जोवियन प्लैनेट। आउटर प्लैनेट मतलब कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो है एक बेल्ट है ना, एस्टेरॉइड्स की बेल्ट है। तो एस्टेरॉइड के दूसरी साइड, मतलब जुपिटर से जो शुरू होता है, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्टून, प्लूटो एंड यूरेनस, इनको हम क्या बोलते हैं, जोवियन या आउटर प्लैनेट, ठीक है। और उस बेल्ट से जो अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे 46 क्वेश्चन है, डिफाइन टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट, तो उनको टेरेस्ट्रियल या फिर इनर प्लैनेट बोलते हैं। तो उनमें आता है हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। और मार्स के बाद वो बेल्ट शुरू होती है, उसके बाद उसको हम आउटर प्लैनेट कहते हैं, जो उसके दूसरी साइड है, ठीक है। और आउटर प्लैनेट तो समझ में आ गया। जैसे 45 में जोवियन भी लिखा है, तो जोवियन का मतलब क्या है यहाँ पर कि वो प्लैनेट्स जिनमें गैस और आइस ज़्यादा है, ठीक है। तो आउटर वाले प्लैनेट में गैस और आइस ज़्यादा है, इस वजह से उनको जोवियन आई थिंक कहा जाता है। और आउटर प्लैनेट तो है ही वो। और फिर टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट आप समझ गए। टेरेस्ट्रियल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वाले जो हैं इनर वाले जो प्लैनेट हैं वो ज़्यादातर जो है मेटल्स या रॉक्स के बने होते हैं, ठीक है, ये है। फिर यहाँ पर 47 क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सन स्पॉट्स, माउंटेन्स ऑन द मून एंड 4 मून्स रिवॉल्विंग अराउंड जुपिटर। वो साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने सन स्पॉट ढूंढा, सूरज पे जो सन स्पॉट होता है, ठीक है। तो माउंटेन ऑन द मून, मून पर जो माउंटेन होता है, और 4 मून्स, और 4 मून जो है जुपिटर के ढूंढे थे, डिस्कवर करे थे, तो वो गैलीलियो गैलीली ने जो यहाँ पर डिस्कवर करे थे टेलीस्कोप की मदद से, ठीक है। टेलीस्कोप का बहुत बड़ा हाथ था यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पता चली थी। 48 है यहाँ पर, व्हाट आर द मेजर एविडेंस दैट सपोर्ट्स द थ्योरी विच स्टेट्स दैट होमो सैपियंस इवॉल्व फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स। बड़े मेजर एविडेंस बताइए जो कि सपोर्ट करते हैं इस थ्योरी को कि होमो सैपियंस जो इंसान थे वो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म से ही आए थे। मतलब एवोल्यूशन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि थ्योरी जो है इसको सपोर्ट करती है। तो कौन कौन सी चीज़ें एविडेंस है यहाँ पर, एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस। एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब जो इंसानों पर जो है यहाँ पर रिसर्च करता है, पुराने जो टाइम के थे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर केव पेंटिंग्स ऑफ एनिमल, जैसे एनिमल की जो पेंटिंग होती है केव के अंदर, गुफा के अंदर, तो ये इसी के अंदर आता है कि इंसान जो है कितना क्या डेवलप हो चुका था उस टाइम पर। तो उसके अंदर जो स्टडी होती है वो एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस के रूप में यहाँ पर बताई गई है। पैलियोंटोलॉजी अभी हमने ऊपर देखा था कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फॉसिल है ना। तो पुराने ज़माने के जो जीव जंतु जो मर गए थे, फॉसिल जो बन जाते हैं, तो उनकी एविडेंस, तो उनकी जो स्टडी है वो पैलियोंटोलॉजिकल कहलाती है, और उसका एविडेंस अगर हम कहें तो फॉसिल है। फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या होगा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मतलब जो बहुत ही पुरानी अगर कोई टूल है या फिर कोई चीज़ मिल गई, ठीक है, उसको स्टडी जो करते हैं, जैसे कि टूल्स एट एंशियंट साइट्स, पुरानी जो साइट्स होती हैं, तो वहाँ पर टूल जो मिलते हैं, या फिर किसी का दांत मिल गए, किसी की खोपड़ी मिल गई है ना, तो वही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंस क्या होता है, बायोकेमिकल एविडेंस मतलब कि पुरानी ही चीज़ें होती हैं बट उसके अंदर की चीज़ें हम देखते हैं, मतलब डीएनए देखते हैं, आरएनए देखते हैं, या फिर उसके अंदर और भी जो भी अगर कोई बैक्टीरिया मिल गया तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती हैं बायोकेमिकल एविडेंस। तो इन्हीं 4 एविडेंस के हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जाता है। यहाँ पर एवोल्यूशन को लेकर के भी यहाँ पर अभी अंदाज़ा ही लगाया जाता है, जैसे बिग बैंग थ्योरी है उसको लेकर भी, तो कोई पक्का प्रूफ यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, मतलब बटे हुए हैं यहाँ पर साइंटिस्ट भी। फिर यहाँ पर 49 क्वेश्चन, व्हेन वाज स्टेडी स्टेट थ्योरी प्रपोज्ड। स्टेडी स्टेट थ्योरी प्रपोज कब हुई थी, 1948 में हुई थी बाय हरमन बॉन्डी एज एन अल्टरनेटिव टू बिग बैंग थ्योरी। तो पहले के टाइम में क्या था, बिग बैंग थ्योरी थी एंड स्टेडी स्टेट थ्योरी थी, दोनों ही यहाँ पर यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ उसी पर बेस था। तो स्टेडी स्टेट कैसे अलग है, स्टेडी स्टेट का कहना ये था कि यूनिवर्स पहले से ही था, और वो पहले से ही था और अभी भी वो बढ़ रहा है। तो वो मतलब उसका कहना ये था कि वो एक, जैसे बिग बैंग थ्योरी में तो एक बॉल था ना, कि बॉल के अंदर से वो फट गए और पूरा यूनिवर्स बना, बट वो स्टेडी स्टेट का ऐसा नहीं मानना था। उसका मानना था कि वो ऐसे ही मतलब यूनिवर्स था और वो अभी भी फैलता ही जा रहा है बस, ठीक है। तो ये था। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50, द बुक नेम एज सिड्रस न्यूनसियस रिटन बाय।
तो ये जो किताब थी ये किसने लिखी थी? गैलीलियो गैलीली ने। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51, द एविडेंस ऑफ बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी का जो एविडेंस है वो क्या है? हबल्स लॉ स्टेट्स दैट गैलेक्सीज मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एट प्रोपोर्शनल स्पीड टू देयर डिस्टेंस। इसके हिसाब से ये था कि अगर दो गैलेक्सीज हैं वो जितनी ज़्यादा दूर होंगी वो उनकी स्पीड और उनका जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितने ज़्यादा उनका डिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा उनकी स्पीड होगी। तो ये हबल्स लॉ था और ये कहीं ना कहीं सही भी है आज की डेट में, ठीक है। और दूसरा है हाई अमाउंट अबेंडेंस ऑफ हाइड्रोजन हीलियम गैसेस फाउंड इन यूनिवर्स, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का मिलना, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। फिर डिस्कवरी ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMB एट 270.425 डिग्री सेल्सियस इन 1965 बाय अर्नो पेंजियस एंड रॉबर्ट विल्सन, जो कि ये रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स थे और इनको ये जो है CMB नामक जो ये रेडिएशन है ये इनको मिला था और ये एक प्रूफ के तौर पर देखा जाता है बिग बैंग थ्योरी के लिए। व्हेन वाज स्टडी, अच्छा सॉरी 52 क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, सॉरी। 53 क्वेश्चन है, व्हेन वाज एडविन हबल डिस्कवर्ड विच लॉ। एडविन हबल ने कौन सा लॉ डिस्कवर करा था? हबल्स लॉ 1929 में, जो भी मैंने ऊपर बताया था। फिर 54 क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की मदद से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन एक्यूरेटली डेटिंग द फॉसिल्स एंड फ्यू टाइप ऑफ रॉक्स। हम फॉसिल्स और कुछ टाइप ऑफ रॉक्स की जो है यहाँ पर डेटिंग बता सकते हैं, मतलब कौन कितना पुराना है उसकी डेट हम बता सकते हैं रेडियो एक्टिविटी की मदद से। फिर है 55 क्वेश्चन, इन 1978 द नोबेल प्राइज विनर इन फिजिक्स आर। 1978 में नोबेल प्राइज विनर कौन कौन थे फिजिक्स में? आर्नो पेंजियस एंड रॉबर्ट विल्सन फॉर डिस्कवरी ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMB, जो भी मैंने ऊपर बताया था। फिर यहाँ पर 56 डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये सभी जानते हैं, ठीक है, पढ़ा होगा सभी ने 10th क्लास में, कि ऑल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स अराइज, कि जितनी प्रजातियाँ हैं ऑर्गेनिजम्स की वो कैसे पैदा हुई हैं? डेवलप्ड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन एंड डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। वो नेचुरल सिलेक्शन से पैदा हुई हैं और कॉमन एंसेस्टर उनके थे, मतलब एंसेस्टर एक ही थे, पूर्वज एक ही थे, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन उनमें होता गया और उनमें बदलाव ऐसे ही होता गया और वो जो है यहाँ पर एवोल्यूट होते गए। फिर यहाँ पर 57 द आइसोटोप्स ऑफ फ्लोरीन एंड फॉस्फोरस हेल्प्स इन। आइसोटोप फ्लोरीन और फॉस्फोरस के जो आइसोटोप्स होते हैं वो किस में मदद करते हैं? टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल्स इन विच ऑल ऑर्गेनिक मैटर इज डिकेड। वो फॉसिल्स की जो है एज है उनको फाइंड करने में मदद करते हैं, ठीक है, जिनमें जो है सारे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मर चुके होते हैं, सड़ गल चुके होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 58 क्वेश्चन, द विटामिन डी इज़ ऑल्सो नोन एज। विटामिन डी को और क्या कहते हैं हम यहाँ पर? सनशाइन विटामिन, क्योंकि यहाँ पर विटामिन डी किससे मिलता है? हमें सन से मिलता है, इस वजह से। फिर यहाँ पर 59 क्वेश्चन, द कोहेरेंस इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ। कोहेरेंस जो है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी है किसकी? लेज़र की। 60 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ किसे कहते हैं? यूज टू मेजर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। किसी भी प्लांट की जो ग्रोथ है उसकी रेट को मेज़र करने के लिए क्रेस्कोग्राफ का यूज़ करा जाता है। सो यही था वीडियो आज की, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।